हेलो। हेलो। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं आज आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं आज आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक हुआ है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक हुआ है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो है 1799 ईस्वी में हुआ है। हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानने से पहले थोड़ा इसके पीछे वाले घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग भारत में रहते हैं। हम लोग भारत में रहते हैं और भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम लोग भारत में रहते हैं और भारत को बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तर भारत कहते हैं और कर्क रेखा के दक्षिण वाले भाग को दक्षिण भारत कहते हैं। हम लोग मुख्य रूप से दक्षिण भारत के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय दक्षिण भारत के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। आइए, दक्षिण भारत के पूरब में आंध्र प्रदेश हुआ करते थे। आंध्र प्रदेश के बाद में मद्रास हुआ करते थे और मद्रास के बगल में पुदुचेरी हुआ करते थे और मद्रास के बगल बाद में कर्नाटक हुआ करते थे। यह पूरब साइड में हुआ करते थे। वर्तमान में जो तमिलनाडु दिख रहा है, वर्तमान में जो है तमिलनाडु दिख रहा है, उस समय जो है कर्नाटक हुआ करता था। वर्तमान में तमिलनाडु दिख रहा है, उस समय कर्नाटक हुआ करता था। अब आइए दक्षिण भारत के थोड़ा पश्चिम साइड के एरिया को हम लोग देखते हैं। गोवा है, उस समय भी यहाँ पे गोवा हुआ करता था और गोवा के ऊपर जो है महाराष्ट्र है, उस समय भी महाराष्ट्र हुआ करता था और यहाँ पे पेशवा हुआ करता था। महाराष्ट्र में पेशवा हुआ करता था यानी मराठा हुआ करता था। और महाराष्ट्र के नीचे महाराष्ट्र हो गया गोवा के नीचे कर्नाटक जो है उस समय मैसूर हुआ करता था। वर्तमान में जो कर्नाटक एरिया दिख रहा है, उस समय यहाँ मैसूर हुआ करता था और कर्नाटक के नीचे जो केरल है उस समय ट्रावणकोर हुआ करता था। और दक्षिण भारत में हम लोग मुख्य रूप से 2 वंश के बारे में बात करने वाले हैं। एक विजयनगर साम्राज्य, दूसरी का जो है बहमनी साम्राज्य। आइए, जो ये कर्नाटक दिख रहा है ना, कर्नाटक के नीचे वाला एरिया में विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था और कर्नाटक के ऊपर जो है बहमनी साम्राज्य हुआ करते थे। आइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं भूका नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं भूका नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। दूसरी का जो साम्राज्य है, दूसरी का विजयनगर साम्राज्य, दूसरी का है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। हसन गंगू को हम अलाउद्दीन हसन के नाम से जानते थे। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक है कलीमुला। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन है? तो कलीमुला है। कलीमुला के बाद बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक जो है कलीमुला है और कलीमुला के बाद बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है और बहमनी साम्राज्य के पतन होने के बाद 4 छोटे छोटे राज उभर कर आते हैं। विदर्भ आता है, बीजापुर आता है, गोलकुंडा आता है और अहमदनगर आता है। ये 4 राज्य मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला करता है। बीजापुर, विदर्भ, गोलकुंडा और अहमदनगर, ये 4 राज्य मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर
1565 ईस्वी में हमला करते हैं और इस हमला को हम लोग तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है और विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद बहुत सारे छोटे बड़े राज्य उभर कर आते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पतन हो जाने के बाद बहुत सारे छोटे बड़े राज्य उभर कर आते हैं। उसमें से एक राज्य है मैसूर। अब आइए मैसूर के बारे में हम लोग विशेष बात चर्चा करते हैं। मैसूर का स्थापना 1399 ईस्वी में वडियार वंश के शासक मैसूर की स्थापना 1399 ईस्वी में वडियार वंश के शासक यदुराय और कृष्ण राय ने मिलकर किया था। लेकिन मैसूर का प्रथम शासक चिक्का कृष्ण राज को बनाया गया। लेकिन चिक्का कृष्ण राज मात्र नाम मात्र का शासक हुआ करता था और चिक्का कृष्ण राज के दरबार में दो अधिकारी हुआ करते थे, एक राजस्व अधिकारी और एक सेनापति। राजस्व अधिकारी जो है नंदराज हुआ करते थे। चिक्का कृष्णराज के दरबार में दो अधिकारी हुआ करते थे, एक राजस्व अधिकारी एक सेनापति। राजस्व अधिकारी नंदराज हुआ करते थे और सेनापति देवराज हुआ करते थे। लेकिन देवराज के ज्यादा उम्र हो जाने के कारण वह अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। देवराज के ज्यादा उम्र हो जाने के कारण वह अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। जब देवराज त्यागपत्र दे देते हैं तो मैसूर का पूरा बागडोर नंदराज के हाथ में चला जाता है। उसके बाद नंदराज का एक सिपाही हुआ करता था, उसका नाम है हैदर अली। नंदराज का एक सिपाही हुआ करता था, उसका नाम है हैदर अली। हैदर अली में योग्यताएं होने के कारण हैदर अली को 1755 ईस्वी में डंडीगुल भेज दिया गया था। हैदर अली को 1755 ईस्वी में डंडीगुल भेज दिया गया और डंडीगुल का सेनापति बना दिया गया, अधिकारी बना दिया गया। 1755 ईस्वी में हैदर अली को डंडीगुल भेज दिया गया और डंडीगुल का सेनापति बना दिया गया और अधिकारी बना दिया गया। हैदर अली डंडीगुल का सेनापति बनने के बाद सबसे पहले डंडीगुल में शस्त्रागार बनवाते हैं। हैदर अली डंडीगुल के सेनापति बनने के बाद, डंडीगुल के अधिकारी बनने के बाद सबसे पहले डंडीगुल में शस्त्रागार बनाते हैं। शस्त्रागार बनाने के बाद फ्रांस से दोस्ती करते हैं। हैदर अली शस्त्रागार बनाने के बाद फ्रांस से दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने के बाद हैदर अली जो है फ्रांस को माहे क्षेत्र दे देते हैं। जिसके बदले फ्रांस ने कहा कि आपके सेना को हम अपने तरीका से यूरोपीय पद्धति में ट्रेनिंग कराएंगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इसके बाद महाराष्ट्र में जो मराठा बैठे थे और हैदराबाद में जो निजाम था, वो दोनों को इस बात का पता चलता है कि हैदर अली जो है अपने सेना का ट्रेनिंग यूरोपीय पद्धति में फ्रांस से करा रहा है और हैदर अली के डर से मराठा और हैदराबाद का निजाम अंग्रेज से जाकर मिल जाता है। हैदर अली के डर से मराठा और हैदराबाद का निजाम अंग्रेज से मिल जाता है
इस बात का पता हैदर अली को चलता है। हैदर अली को इस बात का पता चलता है। इसके बाद हैदर अली ने मराठा और निजाम से बातचीत करते हैं, बात विचार करते हैं। और हैदर अली बात विचार करने के बाद मराठा जो था, मराठा को पैसा देकर और हैदराबाद में जो निजाम था, निजाम को क्षेत्र देकर अपने साथ मिला लेते, अपने साथ मिला लेते हैं। उसके बाद अपने साथ मिलाने के बाद हैदर अली और मजबूत हो जाते हैं। हैदर अली और मजबूत हो जाते हैं। मजबूत होने के बाद हैदर अली मजबूत होने के बाद जो है अब अटैक करना सोचते हैं, हमला करने का सोचते हैं, अपना क्षेत्र विस्तार करने का सोचते हैं, विस्तार करने का सोचते हैं। उसके बाद जो है हैदर अली कर्नाटक पे हमला करते हैं और कर्नाटक पे हमला करते हैं। कर्नाटक पर हमला करने के बाद अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं, हैदर अली क्षेत्र में मिला लेते हैं। उसके बाद जब कर्नाटक को जीत जाते हैं तो कर्नाटक के जीतने के बाद हैदर अली का मन करता है कि हम मद्रास पर हमला करें। और मद्रास उस समय अंग्रेजों का हब हुआ करता था और पुदुचेरी जो है फ्रांस का हब हुआ करता था। मद्रास उस समय अंग्रेजों का हब हुआ करता था और फ्रांस जो है पुदुचेरी जो है उस समय फ्रांस का हब हुआ करता था। उसके बाद हैदर अली और उसके साथ मराठा और उसके साथ हैदराबाद का जो निजाम था मिल करके मद्रास पर हमला कर देते हैं। और हमला करने के बाद जो उस मद्रास में अंग्रेज को बुरी तरह पराजित कर देते हैं। पराजित करने के बाद मद्रास को जीत जाते हैं। जीतने के बाद 1769 ईस्वी में संधि करने का बात होता है। मद्रास को जीतने के बाद 1769 ईस्वी में संधि करने का बात होता है। संधि में शर्त रखा गया हैदर अली की तरफ से, यानी जो हारता है उसको संधि में शर्त मानना पड़ता है और जो जीतता है वो संधि में अपना शर्त रखते हैं। तो हैदर अली की तरफ से शर्त रखा गया कि जो भी क्षेत्र जीता गया है एक दूसरे को वापस किया जाए। जो भी क्षेत्र जीता गया है एक दूसरे को वापस किया जाए। उसके बाद युद्ध में जो खर्चा हुआ है वो पूरा खर्चा दीजिए, ठीक। जो युद्ध में खर्चा हुआ है, मद्रास का युद्ध हो, इससे पीछे का युद्ध हो, माने जो भी अंग्रेज के साथ युद्ध हुआ है उसमें जो खर्चा आए सारा खर्चा अंग्रेज को देना है। उसके बाद तीसरा शर्त रखा गया कि आप हमारे साम्राज्य पर कभी हमला नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरा साम्राज्य हमारे साम्राज्य पर हमला करता है तो आपको अपना सेना भेजकर हमारे साम्राज्य को सुरक्षा करना होगा। यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था। इसके ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं।